मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास लेसन नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। बच्चों, ये लेसन नंबर 4 और 5 ये बीच में आपके छुड़वा दिए गए थे, जिसमें आज शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन का रासायनिक जो संकेत होता है बच्चों सी होता है, सी से इसको प्रदर्शित किया जाता है और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण यौगिक तत्व है जो हमारे जीवन में काम आता है। कार्बन का रासायनिक संकेत सी। तो कार्बन और कार्बन के द्वारा बनने वाले यौगिकों का इस अभ्यास के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पिछले अभ्यास में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो इससे पिछला अभ्यास था तत्वम यौगिक। तो उसमें हमने बहुत से ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य दूसरे यौगिकों का और उनके रासायनिक गुणधर्मों का, उनके भौतिक गुणधर्मों का, उनके उपयोगों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें एक तत्व है कार्बन, जिसका रासायनिक संकेत एस है, सी है, जिसका रासायनिक संकेत सी है, जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूपों से अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पिछले अभ्यास में भी कुछ यौगिकों का, कुछ तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं और इस अभ्यास के अंदर भी हम कुछ यौगिकों का जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन करने वाले हैं, और जिसमें कार्बन का भी उन्हीं तत्वों के साथ अध्ययन करेंगे जिसका रासायनिक संकेत सी होता है, और यह इसके रासायनिक गुणधर्म, इसके भौतिक गुणधर्म, सी से कार्बन से संबंधित जितने भी यौगिकों का है उनका सभी के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन बच्चों हम इसमें करने वाले हैं। ये नीचे आप टेबल देख रहे हैं, धातुओं से बनी वस्तुएं, कांच मिट्टी से बनी वस्तुएं और अन्य। ये इसलिए टेबल दे दी गई है कि जो हम अपने घर परिवार के अंदर जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ वस्तुएं धातुओं से बनी होती हैं। ठीक है ना बच्चों, कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं, धातुओं से बनी होती हैं, कुछ कांच और मिट्टी से बनी होती हैं, और कुछ धातुएं कांच मिट्टी के अतिरिक्त भी अन्य किसी और पदार्थ से बनी होती हैं। उनके यहाँ पर बच्चों नाम लिखे जाएंगे। अगर एक याद है एक, दो याद हैं दो, तीन याद हैं तीन। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि मिट्टी से बनी हुई कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम घरों में प्रयोग करते हैं, धातुओं से बनी हुई कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनका हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं। और सुबह से शाम तक जब चाहे हम घर पे रहते हों बच्चों या स्कूल में रहते हों, हमारे सामने विभिन्न धातुओं से बनी हुई, विभिन्न पदार्थों से बनी हुई बहुत सी वस्तुएं आती रहती हैं। उनका हम सूची बना सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, और हमारे दैनिक चर्या में, दैनिक जीवन में वो वस्तुएं, चाहे वो धातु से बनी हुई है या मिट्टी से बनी हुई है, वो किस जगह काम आते हैं और कैसे काम आते हैं, इन सब के लिए हम इस तालिका में नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा भरी हुई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में अन्य आने वाली जो वस्तुओं का ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनसे अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी होती हैं। बच्चों, धातुओं से बनी वस्तुएं आप बता सकते हैं, कांच और मिट्टी से बनी वस्तुओं के नाम आप बता सकते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जो कार्बन यौगिकों से, कार्बन एवं कार्बन के द्वारा, जो कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनके द्वारा बनी हुई होती हैं। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप किसी विशिष्ट विधि को सोच सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिकों को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा? क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी परीक्षण को जानते हैं? इसमें आपको ये बताया जा रहा है बच्चों कि धातु और कांच से बनी हुई मिट्टी को आप आसानी से पहचान लेंगे, किंतु कार्बन से बनी हुई वस्तुओं को आप कैसे पहचानेंगे? उसका कौन सा ऐसा टेस्ट करेंगे, कौन सा परीक्षण करेंगे जिसे आप ये बता सकते हैं कि ये वस्तु कार्बन या कार्बन के यौगिकों से मिलकर बनी होती है? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई
भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों और अन्य वस्तुओं जिसे सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती हैं। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। समझ लीजिए बच्चों, कितनी चीज़ें जो हैं कार्बन पर आधारित हैं। भूप्रपटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा के कार्बन उपस्थित हैं। भूप्रपटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। सभी के अंदर सभी यौगिकों के जो नाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं, चाहे वो कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला है, सभी में कितनी कार्बन होती है बच्चों? 0.02% होती है। तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, जो कि कार्बन का ही एक यौगिक है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अभ्यास में हम कार्बन के इस गुण का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, अभी आपने पढ़ा है कि वायुमंडल में इसका जो परसेंटेज है 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कोयले के रूप में 0.02% होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी कम मात्रा में उपस्थित होने के बाद भी ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्व भी है। ठीक है बच्चों, और इसकी परसेंटेज जो है अभी आपको बता दी गई थी कि वायुमंडल के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी कम मात्रा में उपस्थित होने के बाद भी ये बच्चों हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है और अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन में आबंध सह संयोजी आबंध। जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो कार्बन से कैसे बंधे होते हैं, कौन से बंध के द्वारा, कौन से बॉन्ड, जिनको इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं बच्चों, कौन से बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया। हमने देखा कि अत्यधिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। चाहे ये गलित अवस्था में हो, चाहे ये विलयन अवस्था में हो, तो ये विद्युत का चालन करते हैं। इसके हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जब हम कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके आबंधों की भी जानकारी होती है, बॉन्ड की होती है कि कार्बन जो है अपने यौगिकों के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा, क्या देखा बच्चों? अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। कार्बन जो यौगिक होते हैं विद्युत चालक नहीं होते, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों की आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। अध्याय 3 के आंकड़े जो हमने तत्व और यौगिकों के बारे में अध्ययन किया के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणु के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, चूँकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन या कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं बच्चों विद्युत के कुचालक होते हैं और इनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंध में किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 9th क्लास में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता और संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इसकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया है। जो 9th क्लास में आपने एक लेसन में पढ़ा है, संयोजन क्षमता, किसी दूसरे यौगिक के साथ संयोजन क्षमता, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इसकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। परमाणु संख्या बच्चों 6 होती है और परमाणु भार 12 होता है। कार्बन की जो परमाणु संख्या है बच्चों वो 6 होती है, 6 होती है, और जो परमाणु भार है अर्थात द्रव्यमान संख्या है वो 12 होती है। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा? आप जानते हैं कि सबसे बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, और उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किंतु आप समझ रहे हैं कि जिस तरह कार्बन के
जो 6 परमाणु संख्या है उसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्ष में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे हो? कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, अब आपको बता दिया गया। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है कि उसके बाह्यतम कक्ष में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो दूसरे यौगिक से कितने इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहली कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी कक्षा में बच्चों 8 होने चाहिए, और जबकि कार्बन की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 वो कैसे पूर्ति करता है ये हमें इसमें समझना होगा। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रकृति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। क्योंकि जिस यौगिक को जितने इलेक्ट्रॉन की या जिस तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होगी वो तत्व उतना ही अधिक संयोजनशील होता है, अर्थात दूसरे तत्वों के साथ मिलने की उसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है। ये हम इस आधार पर इसकी अभिक्रियाशीलता को समझ सकते हैं, और उसकी अभिक्रियाशीलता भी बहुत ज़्यादा होगी। आयनिक यौगिक ठीक है बच्चों, आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन लिए जाएं या बच्चों चारों इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, तभी जो है ये अपने सैचुरेट हो सकता है, संतृप्त हो सकता है। ये वीडियो यहाँ तक आपको भेजी जा रही है। इससे आगे का जो पोर्शन है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा। वीडियो देखते रहें और अपनी बुक्स के साथ वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप स्कूल में आकर के समझ सकते हैं। थैंक यू।